Hello everyone, in today's lecture we'll be talking regarding the anaerobic method of treatment, that is the septic tank. ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में या सीवेज ट्रीटमेंट में आप बोल सकते हो anaerobic method of treatment, that is the septic tank. अब जब मैं सेप्टिक टैंक की बात करती हूँ तो जैसे जैसे इसका नाम ही बता रहा है कि ऑब्वियस सी बात है ये कोई एक टैंक है, ठीक है, जिसमें आप एनारोबिक डिकम्पोजिशन का प्रोसेस करके आपके सीवेज को ट्रीट कर रहे हो, ठीक है। अब बारी आती है कि ये सेप्टिक टैंक कैसे डिफर करता है। देखो, सेप्टिक टैंक नॉर्मली एक ऑर्डिनरी सेडिमेंटेशन टैंक की जैसे होता है, या आप इसको एक सेटलिंग बेसिन भी बोल सकते हो। सेडिमेंटेशन टैंक हमने किस में पढ़ा था? हमने पढ़ा था चैप्टर 3 ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज में। फाइन, एग्जैक्टली सिमिलर ये भी होता है सेप्टिक टैंक, बट इसमें डिफरेंस जो होता है सेडिमेंटेशन टैंक के कंपैरिजन में सिर्फ एक डिफरेंस होता है बेसिकली। अगर आप बात करते हो सेडिमेंटेशन टैंक की तो आप उसका डिटेंशन पीरियड 2 से 3 घंटे रखते हो। डिटेंशन पीरियड मतलब पानी को उस टैंक में आप कितनी देर तक के लिए रेस्ट कराते हो। आप उसको 2 to 3 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर्स, ठीक है, जनरली 2 to 3 आवर्स। पर अगर आप बात करते हो सेप्टिक टैंक में, तो सेप्टिक टैंक में आप पानी को 12 to 36 आवर्स कहना चाहिए, ठीक है, 12 to 36 आवर्स तक आप पानी को इसमें एक्यूमुलेट करते हो, उसको डिटेंट करते हो, ठीक है। तो जो उसका डिटेंशन टाइम होता है वो कितना होता है? 12 to 36 आवर्स। वही अगर आप नॉर्मल सेडिमेंटेशन टैंक की बात करते हो तो 2 to 3 आवर्स या 3 to 6 आवर्स, मैक्सिमम 6 आवर्स होता है, उससे ज्यादा जनरली नहीं लेते हैं, ठीक है। तो ये डिफरेंस होता है सेप्टिक टैंक और सेडिमेंटेशन टैंक में। इसके साथ एक बात और कि इस टैंक में क्या होता है, जो भी सीवेज आता है आपने उसको 12 to 36 आवर्स के लिए रेस्ट कराया, उसके बाद जो एफ्लुएंट है, जो एफ्लुएंट जनरेट होते हैं, ठीक है, जो भी उसमें डिपॉजिट्स थे उस सीवेज में वो तो सेटल आउट हो गए, और जो बाकी बचा हुआ लिक्विड था उसको आप डिस्पोज कर देते हो इधर थ्रू सोक पिट्स और डिस्पर्शन ट्रेंचेस। फाइन, तो ये बेसिकली आपका सेप्टिक टैंक है। जब सेप्टिक टैंक में क्या होता है, जनरली 60 to 70% जो डिसॉल्व्ड मैटर है वो रिमूव हो जाते हैं विद द हेल्प ऑफ एनारोबिक बैक्टीरिया, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट मैं इसमें लिख देती हूं, सेप्टिक टैंक is just like ordinary settling basins. Settling basins मतलब sedimentation tank, settling basins, settling basins, but with a longer detention time, longer detention time, that is 12 to 36 hours, ठीक है। इसको और भी क्या बोल सकते हैं? इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक। दोनों में से आप कुछ भी बोल सकते हो एज पर योर विश। इट इज अ कंटिन्यूअस फ्लो टाइप सेडिमेंटेशन टैंक in which 60 to 70% of the dissolved matter is removed. Fine, तो ये तो हमने बात करी सेप्टिक टैंक की। अब बेसिकली अगर आप सेप्टिक टैंक के बारे में ये आपको मैंने बताया है तो बेसिकली आप इसकी वर्किंग, इसका प्रोसीजर समझ लेते हैं ताकि सेप्टिक टैंक आपको और जनरली क्लियर हो जाए। इससे तो आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने यहाँ पे लिखा है, ये एक सेडिमेंटेशन टैंक है, मतलब पानी को आप इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट ला रहे हो। पानी बेसिकली रॉ सीवेज दैट इज जो गंदा पानी निकलता है 99.9% जिसमें वाटर होता है और 0.1% जिसमें सॉलिड्स होते हैं। फाइन, तो ये सेप्टिक टैंक के बारे में मैंने बताया, बट इसकी वर्किंग को समझ लेते हैं। इसकी वर्किंग के लिए मैंने यहाँ पे डायग्राम बना के रखा है, ठीक है। इस डायग्राम को सबसे पहले आप एक बार देख लीजिए। अब मैं बताती हूँ इस डायग्राम में बेसिकली जो नॉमिनिक्लेट किया है वो चीजें क्या है। ये इनलेट पाइप है, ये मैन होल्स है, ये आउटलेट पाइप है, ये वेंट पाइप है और ये एक स्लोपिंग फ्लोर है, ठीक है। दिस इज द बैफल वॉल्स, दिस इज ऑल्सो द बैफल वॉल।
अब क्या होता है, सबसे पहली बात है सेप्टिक टैंक की बात करो तो ये क्लोज्ड टैंक होता है, ठीक है, क्लोज्ड होता है, ये ओपन नहीं होता है। दूसरी बात, ये सेप्टिक टैंक आप प्रोवाइड कहाँ करते हो, उन एरिया में जहां पर जैसे कहते हैं सीवर की पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है, जहाँ पे प्रॉपर ट्रीटमेंट मेथड्स नहीं, लाइक सीवर की पाइपलाइन नहीं बिछी हुई है, तो आप उनको बेटर सोर्स ऑफ ट्रीटमेंट नहीं दे सकते हो। कोई भी रूरल एरियाज में वहां पर आज भी लोग सेप्टिक टैंक यूज करते हैं, ठीक है। अब बारी आती है कि इसका प्रोसीजर क्या है, तो प्रोसीजर मैं आपको लिखवाऊंगी नहीं, बिकॉज ये सिंपल प्रोसीजर है, इसको आपको लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है, आप बस इसको समझ लीजिए। क्या होता है, जो रॉ सीवेज होता है वो इनलेट पाइप से एंटर करता है, फाइन। यहाँ पे बैफल वॉल्स है जो स्प्लैश आउट करते हैं इसके मोशन को, सीवेज के मोशन को। इससे क्या होता है, आपने अब इस पानी को कितनी देर तक के लिए रखा, 12 to 36 आवर्स के लिए रखा। इसमें क्या होगा, जो भी पार्टिकल्स होंगे, जो भी सेडिमेंट्स होंगे, वो नीचे सेटल डाउन हो जाएंगे, और बाकी जो एफ्लुएंट्स है 36 आवर्स के बाद वो आउटलेट पाइप के थ्रू चला जाएगा। एक चीज और, आपने जब सेडिमेंटेशन टैंक की बात की थी तो सिर्फ आप सेडिमेंट कराते थे, ठीक है, उसके बाद आप जो भी सेडिमेंट होते थे पार्टिकल्स उनको रिमूव कर देते थे। यहां पर ये पार्टिकल्स को आप रिमूव नहीं करोगे। दैट इज द डिफरेंस बिटवीन सेप्टिक टैंक एंड द सेडिमेंटेशन टैंक। वहां पर आप पार्टिकल्स को रिमूव कर देते थे, पर यहां पर ये जो स्लज फॉर्म होता है, ठीक है, जो भी आपके सेडिमेंट्स फॉर्म होते हैं, स्लज बेसिकली जिसको आप टर्म करते हो, ये स्लज को आप रिमूव नहीं करते। आपने सेटलिंग टैंक में रिमूव करा था, बट सेप्टिक टैंक के केस में ये जो स्लज होता है इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया इसका डिकम्पोजिशन करेंगे, यही डिफरेंस है। तो ये जो स्लज है कभी ना कभी तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। आप ये मुझसे पूछ सकते हो, मैम ऐसा तो है नहीं कि आप जब जब सीवेज लाते जा रहे हो स्लज एक्यूमुलेट होता जा रहा है और कभी आप इसको साफ नहीं करोगे। नहीं, हम साफ करेंगे, बट इसको साफ करने का जो टाइम पीरियड है 6 months to 12 months, मतलब 6 महीने से 12 महीने के बीच आप कभी एक बार इसको स्लज को साफ करते हो। जब तक क्या होता जाएगा, जो स्लज है वो सेटल होता जाएगा, सेडिमेंट सेटल होता जाएगा, और इसमें एनारोबिक बैक्टीरिया ब्रीड करके इसको डाइजेस्ट करेंगे, ठीक है, इसको डिकम्पोज करेंगे। ये पूरी प्रोसीजर होती है। जनरली इसको स्लोपिंग फ्लो बनाया जाता है, ठीक है, ताकि स्लज ऊपर की तरफ ना जा सके, वो नीचे ही सेटल्ड हो, ठीक। अब इसके बाद क्या होता है कि जो सीवेज आता है उसमें तो बहुत टाइप के अलग अलग वेस्ट होते हैं। तो क्या होता है, जो ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल्स होते हैं वो ऊपर एक स्कम बना लेते हैं। तो ये स्कम क्या करता है, ये ओडर को होल्ड बैक करके रखता है, ठीक है, और ये प्रिवेंट करता है एस्केप ऑफ हीट को भी। कौन, स्कम की लेयर, ठीक है। इसके साथ क्योंकि यहाँ पर एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो रहा है, क्योंकि ये तो हम लोग ने सीवेज ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं और ये एक एनारोबिक मेथड ऑफ ट्रीटमेंट है, तो ऑब्वियसली बात है कि बहुत सारी गैसेस रिलीज होंगी। तो इन गैसेस के लिए प्रॉपर वेंट पाइप बनाई हुई है ताकि इन गैसेस को कंट्रोल्ड अमाउंट में डिस्चार्ज किया जा सके, फाइन। तो ये पूरा प्रोसीजर होता है आपका सेप्टिक टैंक का। इसके साथ क्या होता है, क्योंकि ये क्लोज्ड चेम्बर है तो बीच में लाइक कुछ क्लॉगिंग हो गई, ये सेप्टिक टैंक आपका एफिशिएंटली फंक्शन नहीं कर रहा है, एनारोबिक बैक्टीरिया प्रॉपरली स्लज को डाइजेस्ट नहीं कर पा रहे, ऐसी कोई भी प्रॉब्लम्स हो सकती है। इसीलिए यहाँ पर मैन होल सूटेबल इंटरवल में बनाए हुए हैं ताकि कोई भी जो मैन है जो क्लीनिंग करते हैं वो जाकर देख सके इन केस को स्लज डिकम्पोजिशन प्रॉपरली नहीं हो रहा है, एनारोबिक बैक्टीरिया प्रॉपरली ब्रीड नहीं कर पा रहे हैं, उन सब केसेस के लिए यहाँ पे मैन होल्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा प्रोसीजर होता है आपका सेप्टिक टैंक का। इसके साथ साथ ये तो आपका मैंने यहाँ पे सेक्शंस भी बना दिए थे, प्लान भी बना दिया था ताकि आप यहाँ पे भी देख सकते हो कि सीवेज इनलेट है, आरएस स्लज डिपॉजिट हो रहा है, उसके बाद बैफल वॉल्स भी और आउटलेट के थ्रू आपका जो एफ्लुएंट है वो डिस्चार्ज हो जा रहा है। अब एक बात आती है, जैसे मैंने अभी आपको कहा स्लज को आप क्लीन करते हो, ठीक है, कब करते हो, 6 महीने या 12 महीने में एक बार क्लीन करते हो, तो उसको आप डीस्लजिंग बोलते हो, ठीक है। तो उसके लिए आपने पाइप लगाई है ताकि या तो विद द हेल्प ऑफ मैनुअल लेबर के थ्रू आप रिमूव कर सकते हो, या फिर विद द हेल्प ऑफ पाइप्स, यहाँ पे बनाया हुआ डीस्लजिंग पाइप्स, ठीक है, इसके थ्रू आप जितना स्लज डिपॉजिट हुआ है उसको रिमूव कर सकते हो, ठीक है। तो ये बेसिकली पूरा आपका प्रोसीजर है कि कैसे सीवेज ट्रीटमेंट जो है सेप्टिक टैंक के केस में वर्कआउट होता है, फाइन। तो सबसे पहले हम लोग इसके बारे में और जो जो पॉइंट्स हैं वो लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम इसके डिजाइन पैरामीटर्स पढ़ते हैं। तो अब ये तो मैंने लिख लिया कंटिन्यूस फ्लो टाइप टैंक होता है। फिर यहां पे क्या लिख सकती हूँ, टैंक
is an anaerobic method of treatment in which the sludge accumulated are digested by anaerobic bacteria. फिर स्कम लेयर जो कि फॉर्म होती है लिख सकती हूँ प्रेजेंस ऑफ जो ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल्स होते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑयल एंड ग्रीस इन सीवेज forms a layer of scum on the top surface which holds back odor which holds back odor and act as heat insulation which aids bacteria. aids मतलब हेल्प होता है आपका यहाँ पे, ठीक है. तो क्या बोला मैंने, जो ऑयल और ग्रीस के पार्टिकल्स है वो एक स्कम की लेयर फॉर्म कर देते हैं टॉप सरफेस पे, जो होल्ड करता है ऑडर को और एक्ट करता है एज हीट, एज अ सोर्स ऑफ हीट इंसुलेशन, जो कि एक्ट्स एज अ सोर्स ऑफ हीट इंसुलेशन विच एड्स बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया की वर्किंग में हेल्प करते हैं, ठीक है. तो ये बेसिक चीज़ है जो मैंने वहाँ आपको बैफल वॉल्स के बारे में, ऑयल और बैफल वॉल्स आपको पता है ये स्प्लैश आउट करता है वाटर्स को, और जो भी मेन चीज़ है वो आपको बता दी. इसके बाद मैन होल्स के बारे में मैं लिख नहीं रही, तो आपको पता प्रॉपर क्लीनिंग के लिए इन केस ऑफ एनी ऑपरेशनल ट्रबल्स, उन सब केसेस के लिए आप मैन होल्स प्रोवाइड करते हो. अब बारी आती है कि इसमें जो इनलेट आपने पास किया उसको आपने रखा 12 to 36 आवर्स, उसमें जितने भी सेडिमेंट्स थे वो डिपॉजिट हो गए एज अ स्लज. आपने फिर उसको एफ्लुएंट के थ्रू सीवेज को पास कर दिया, क्योंकि ऑब्वियसली बात है 99.9% तो उसमें वाटर है. अब क्या होगा कि जब आप इसे आउटलेट से पास कर दोगे तो पास कहाँ करोगे, मतलब आउटलेट से आपने पानी डिस्चार्ज कर दिया, बट अब उस पानी को, उस सीवेज के जो बचे हुए एफ्लुएंट्स हैं उनको आप कहाँ डिस्पोज करोगे, उनको आप कहाँ डिस्चार्ज करोगे. तो आप या तो उसे सेसपूल्स या फिर सोक पिट्स, बेसिकली सोक पिट्स या डिस्पर्शन ट्रेंचेस, उनमें आप जो एफ्लुएंट्स जनरेट होते हैं सेप्टिक टैंक में उसको आप वहां पर डिपॉजिट करोगे, वहां पे डिस्चार्ज करोगे, ठीक है. तो अब यहाँ पे बारी आती है कि इसके क्या क्या डिजाइन पैरामीटर्स है. लाइक बेसिकली आप सेप्टिक टैंक डिजाइन क्यों करते हो, क्योंकि आप एक सिविल इंजीनियर हो, ठीक है. तो बेसिक आपको पता चल गया कि सेप्टिक टैंक्स के ये सब फंक्शंस है, फाइन. बट इसके साथ ही आपको कोई बोलेगा कि मेरे पॉपुलेशन 200 लोगों की पॉपुलेशन है, ठीक है, और इतना पर लीटर कैपिटा पानी सप्लाई हो रहा है, तो आप मुझे एक सेप्टिक टैंक डिजाइन करके दे दीजिए. तो जब सेप्टिक टैंक डिजाइन करना है तो उस केस में क्या होगा, आपको पता रहना चाहिए कि पॉपुलेशन क्या है, डिजाइन पैरामीटर्स क्या है, डिजाइन क्राइटेरिया क्या है. तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ कि अगर बाय चांस आपको नॉर्मली डिजाइन पैरामीटर्स पता होने चाहिए, तो क्या क्या से डिजाइन पैरामीटर्स, अगर आपको डेटा गिवन ना हो तो आप कौन कौन से डिजाइन पैरामीटर्स लोगे. तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ डिजाइन पैरामीटर्स ऑफ सेप्टिक टैंक. तो इसमें बात करते हैं सबसे पहले कि सीवेज, क्योंकि यहाँ पे हम क्या बात कर रहे हैं, जो वाटर, देखिए जैसे कि आपको हम लोगों ने पढ़ा था जब हमने फर्स्ट चैप्टर पढ़ा था वाटर डिमांड में, उसमें क्या होता था, मैंने आपको बोला था कि जितना पानी आता है उसका जनरली 80% पानी, 70 to 80% पानी सीवेज बन जाता है, मतलब उतना पानी आप वेस्ट करते हो. एक पर्सन को अगर बाय चांस 330 LPCD आ रहा है, 275 LPCD वेरी करता है, उतना अगर एक पर्सन यूज करता है तो उसका 70 to 80% पानी हम वेस्ट करते हैं जो सीवेज में कन्वर्ट होता है. तो कितना हमारा सीवेज का फ्लो होगा, कितना हमारा सीवेज का फ्लो होगा, वो जनरली हम लेते हैं
फ्लो ऑफ सीवेज is generally taken as 40 to 70 LPCD. ठीक है, इसके साथ ही अगर इस सीवेज में सालेज मैंने क्या बताया था, जो किचन्स और बाथरूम्स वगैरह से जो लिक्विड वेस्ट निकलता है उसको आप सालेज बोलते हो, अगर वो सालेज भी सीवेज में मिक्स हो जाता है तो आप 90 to 150 LPCD लेते हो डिस्चार्ज इन सेप्टिक टैंक. फ्लो ऑफ सीवेज including सलेज, ये हो जाता है आपका 90 to 150 LPCD. ठीक है, इसके बाद अगर आप डिटेंशन टाइम की बात करते हो सीवेज की, तो इसका डिटेंशन टाइम हो जाता है 12 to 36 आवर्स. ठीक है, इसके साथ अब मैं बात करती हूँ स्लज एक्यूमुलेशन रेट. मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, स्लज एक्यूमुलेट कर रहा है जिसको एनारोबिक बैक्टीरिया डाइजेस्ट करेंगे, यही हमने पढ़ा है. तो किस रेट से स्लज एक्यूमुलेट होगा ये भी आपको पता होना चाहिए. सो स्लज एक्यूमुलेशन रेट ये होता है 30 लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर. ठीक है, तो स्लज एक्यूमुलेशन रेट होता है आपका 30 लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर, ये आपका स्लज एक्यूमुलेशन रेट होता है. फाइन, तो ये चीजें हैं, ये बेसिकली आपके डिजाइन पैरामीटर्स हैं जो आपको पता रहना चाहिए जब आप बात करते हो आपके सेप्टिक टैंक्स की, कि कैसे सेप्टिक टैंक्स डिजाइन हो रहे हैं, तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए. इसके साथ ही एक बात और कि आपने स्लज को एक्यूमुलेट करा दिया स्लज एक्यूमुलेशन रेट से, बट इस स्लज को, मतलब स्लज एक्यूमुलेशन रेट में जो मैंने लिखा 30 लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर, मतलब एक साल में 1% 30 लीटर्स तक का स्लज नीचे डिपॉजिट करेगा. मतलब उसका कॉन्ट्रीब्यूशन जितना वो सीवेज डिस्चार्ज करते हैं, 1% जितना सीवेज को कंट्रीब्यूट करता है. ठीक है, बाई चांस अगर मेरा 330 LPCD पानी मेरे घर आता है और मैंने उसका 70 to 80% पानी क्या किया, वेस्ट कर दिया, तो जो 70 to 80% पानी मैंने वेस्ट किया वो सीवेज बन गया. ठीक है, यहाँ पे सीवेज में सेटल आउट हो गया, पर इसमें उस सीवेज में कुछ पार्टिकल्स होंगे जो डिपॉजिट होंगे और वो सेडिमेंट्स फॉर्म करेंगे. ठीक है, तो स्लज एक्यूमुलेट होगा. तो स्लज एक्यूमुलेशन रेट कितना हो जाएगा पर पर्सन के लिए, जनरली ये वेरी करता है, बट ऑन एन एवरेज क्योंकि हम डिजाइन करें तो एक एवरेज वैल्यू लेंगे जो होता है 30 लीटर पर कैपिटा पर ईयर. उसके बाद मैं इसकी क्लीनिंग की बात करूं, क्लीनिंग टाइम तो ये हो जाता है अराउंड 6 to 12 months, मतलब 6 से 12 महीने के बीच में एक बार क्लीनिंग की जाती है. क्लीनिंग टाइम, ये क्लीनिंग टाइम इंटरवल जो है वो कितना, 6 to 12 months. ठीक है, इसके बाद जो लेंथ बाय विड्थ का रेशियो होता है, लेंथ बाय विड्थ का रेशियो होता है वो 3 to 5 के बीच में जनरली होता है. किसी किसी बुक्स में आपको 2 to 3 भी मिलेगा. ठीक है, तो ये बेसिकली आपका लेंथ बाय विड्थ का रेशियो होता है. इसके साथ ही जो फ्री बोर्ड आप लेते हो, मतलब आप सम अमाउंट में एक्स्ट्रा हाइट, जो आप टैंक को डिजाइन करते हो वो तो ठीक है, जब टैंक को डिजाइन करते हो तो आपको कुछ हाइट देनी पड़ती है स्लज को एक्यूमुलेट करने के लिए, क्योंकि ऐसा नहीं कि सिर्फ आपने सीवेज के लिए डिजाइन कर दिया. ठीक है, अगर आप कॉमन सेंस लगाओ, आपने सिर्फ सीवेज के लिए टैंक को डिजाइन कर दिया एज ए सिविल इंजीनियर, पर आपको ये तो पता है कि सेप्टिक टैंक में ऑब्वियसली बात है 6 महीने या 1 साल तक के स्लज एक्यूमुलेट होता जाएगा, तो धीरे धीरे क्या होगा, स्लज बढ़ता जाएगा. ऑब्वियसली उनको डाइजेशन होगा, बट कहीं ना कहीं सीवेज क्या कुछ क्वांटिटी और पोर्शन स्लज ले लेगा. तो ऑब्वियसली बात है जितने कैपेसिटी के लिए आपने डिजाइन किया था सीवेज, तो उससे कम कैपेसिटी को फुलफिल करेगा, क्योंकि आधा पोर्शन तो स्लज ने ऑक्यूपाई कर लिया. इसीलिए आपको जब आप डिजाइन करते हो तो सबसे पहले आपको स्लज एक्यूमुलेशन रेट के लिए भी सर्टेन हाइट रखनी है. इसके साथ आप पूरा भरते नहीं हो सेप्टिक टैंक को, सम अमाउंट ऑफ पोर्शन को आप छोड़ देते हो. ठीक है, इन केस जब वेरिएशन होता है, कभी सीवेज का फ्लो एक्सेस हो गया उसके लिए. साथ ही साथ एक
एक सर्टेन हाइट एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हो, लाइक उसको हम फ्री बोर्ड बोलते हैं, 0.3 मीटर से 0.5 मीटर के बीच जनरली वेरी करती है, सो दैट जो आपकी गैसेस रिलीज हो रही है, ठीक है, जब एनारोबिक डिकम्पोजिशन में आपने को गैसेस रिलीज हो रही है तो वो भी कुछ स्पेस ऑक्यूपाई करेगी, तो एटलीस्ट वो फ्री बोर्ड की स्पेस ऑक्यूपाई कर सके, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री बोर्ड जो है ये जनरली 0.3 मीटर हम लेते हैं, फाइन। तो ये जस्ट डिजाइन पैरामीटर्स है, इनकेस आपको स्लज एक्यूमुलेशन रेट नहीं दिया है, पर वॉल्यूम ऑफ सीवेज बस से तो हमको मतलब नहीं, हमको तो वॉल्यूम स्लज का भी चाहिए होगा, तो उस केस में आप एक्यूमुलेशन रेट कितना ले लोगे, 30 लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर। तो ये जस्ट बेसिक चीजें हैं जो आपको पता होना चाहिए आपके डिजाइन पैरामीटर्स में, ठीक है। तो आई होप ये डिजाइन पैरामीटर्स आप लिख लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि कौन कौन से डिजाइन स्टेप्स है, क्योंकि अभी तो मैंने आपको पैरामीटर्स बता दिया, अगर बाय चांस क्वेश्चन में मेंशन नहीं होगा तो आप इसको ले सकते हो। अब बात करेंगे कि कौन कौन से डिजाइन स्टेप्स है जो हम फॉलो करते हैं जब हम सेप्टिक टैंक की डिजाइनिंग करते हैं। अब हम बात करते हैं स्टेप्स जो कि यूज होता है फॉर डिजाइनिंग अ सेप्टिक टैंक। सो नाउ वी विल बी टॉकिंग, इसको रब आउट कर देती हूँ, steps for designing of septic tank. अब इन स्टेप्स को आप ध्यान से समझ लीजिए, क्योंकि यही स्टेप्स है जिससे आप जो बेसिकली अगर आप बोल रहे हो डिजाइन करना है, तो डिजाइन मतलब क्या करना है, आपको उसकी लेंथ निकालनी है, विड्थ निकालना है और हाइट निकालना है टैंक का, ठीक है। तो अब जब मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो सबसे पहला जो स्टेप है, आप क्या करते हो, आप देखते हो कि कितना वॉल्यूम ऑफ सीवेज है वो सेप्टिक टैंक में एंटर कर रहा है, तो आपको क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो उसके लिए पहले आप क्या निकालोगे, क्योंकि आपको पता है वॉल्यूम क्या होता है आपका, डिस्चार्ज इनटू टाइम। तो आप देखोगे कि कितना सीवेज सेप्टिक टैंक में डिस्चार्ज हो रहा है। तो सबसे पहली बात मैं लिखती हूँ, कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ सीवेज discharged into a septic tank. Discharge into a septic tank. मैं उसको डिनोट करती हूँ QSW से, आप डिनोशंस अलग अलग ले सकते हो, सीवेज के लिए मैं इसको डिनोट करती हूँ QSW से। अब मुझे क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे क्या पता होना चाहिए, टाइम भी पता होना चाहिए। तो मैं एक सूटेबल डिटेंशन टाइम, जैसे कि 12 to 36 आवर्स के बीच में वेरी करता है, पर अगर मैं डिजाइन करूँ तो हो सकता है मैं 24 आवर्स के लिए डिजाइन करूँ, आप 36 आवर्स के लिए डिजाइन करो, तो 12 to 36 आवर्स के बीच में आप कोई भी एक सूटेबल डिटेंशन टाइम पीरियड ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, assume a suitable detention time period and calculate the volume of sewage. ठीक है, तो आपने कैलकुलेट किया, वॉल्यूम ऑफ सीवेज को मैं किससे डिनोट करूंगी, VSW से। तो आपका VSW जो है वो हो जाएगा QSW इनटू द डिटेंशन टाइम TT, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी इक्वेशन नंबर 1। पर क्या मुझे सिर्फ इसी वॉल्यूम के लिए डिजाइन करना है, नहीं, इसमें तो मुझे पता है कि कुछ स्लज भी एक्यूमुलेट होंगे, तो मुझे उनके वॉल्यूम के लिए भी डिजाइन करना है। तो अब मैं बात करती हूँ, assume या कैलकुलेट, आप दोनों में से जो भी अगर कैलकुलेट करने को बोला जाएगा तो आप कैलकुलेट भी कर सकते हो या अज्यूम भी कर सकते हो। अज्यूम स्लज एक्यूमुलेशन रेट जिसको मैं डिनोट करती हूँ QA से, एंड द क्लेंजिंग टाइम इंटरवल। क्लेंजिंग टाइम इंटरवल जिसको मैं डिनोट करती हूँ TC से।
तो इस केस में जो आपका वॉल्यूम हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ स्लज कितना हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ स्लज हो जाएगा स्लज एक्यूमुलेशन रेट इनटू क्लेंजिंग टाइम इंटरवल। ये हो जाएगी आपकी सेकेंड इक्वेशन। Vs क्या हो जाएगा आपका, वॉल्यूम ऑफ स्लज। जनरली आप इसको कैलकुलेट नहीं करते हो, आप अज्यूम करते हो स्लज एक्यूमुलेशन रेट, जैसे मैंने बोला 30 लीटर्स पर कैपिटा पर ईयर होता है, बट अगर क्वेश्चन में दिया हो कैलकुलेट करने के लिए तो आप कैलकुलेट कर सकते हो। क्लेंजिंग टाइम इंटरवल 6 महीने से 6 महीने से या 12 महीने तक के बीच का होता है, तो वॉल्यूम ऑफ स्लज हो जाएगा स्लज एक्यूमुलेशन रेट इनटू द क्लेंजिंग टाइम इंटरवल। अब बात आती है टोटल वॉल्यूम की या वॉल्यूम ऑफ टैंक की, अगर मैं बात करूं दैट इज V। अगर मैं वॉल्यूम ऑफ टैंक की बात करूं V, तो वो क्या हो जाता है आपका वॉल्यूम ऑफ सीवेज, ठीक है, प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज। तो जब आपको वॉल्यूम मिल गया यहां से, इस स्टेज में आपको क्या मिल गया, वॉल्यूम, तो इस वॉल्यूम को आप क्या करोगे, यहाँ पे वॉल्यूम है जो कि आपका VSW वॉल्यूम ऑफ सीवेज प्लस वॉल्यूम ऑफ स्लज, तो आप क्या करोगे, ये वॉल्यूम आपको पता है कितना होता है, लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, ठीक है। जनरली क्या हो रहा है, कुछ कुछ बुक्स में क्या होता है, आपको हाइट है वो टोटल हाइट लेते हैं जिसमें फ्रीबोर्ड की हाइट भी इंक्लूड रहती है, बट जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराती हूँ, क्योंकि डिजाइन हर कोई अपने हिसाब से करता है, अपने स्टेप्स को फॉलो करता है, तो जब हम सेप्टिक टैंक की डिजाइनिंग करते हैं तो इसमें हम सिर्फ वो हाइट लेते हैं जिसमें फ्रीबोर्ड इंक्लूडेड नहीं है। तो अगर मैं बात करती हूँ लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, तो ये जो हाइट होगी ये आपकी टोटल हाइट में से फ्रीबोर्ड को आप माइनस करोगे, तो मैं ये हाइट लेती हूँ h, ठीक है। आप उस हाइट के लिए, मैं यहाँ पे LB इंटू स्मॉल h लिख देती हूँ, मैं इस हाइट के लिए डिजाइन करती हूँ, फाइन। तो यहाँ पर आप क्या करते हो, जो आपकी टोटल हाइट बाय चांस आपको हाइट दे दी रहेगी, क्योंकि कोई 2 पैरामीटर्स आपको नहीं दिया रहेगा बट एक पैरामीटर दिया रहेगा, आपको हाइट दे दी जाएगी, टोटल हाइट बाय चांस मान लो 5 मीटर 3 मीटर आपको हाइट दे दिया जाएगा, फ्रीबोर्ड आप अज्यूम कर सकते हो 0.3 मीटर, तो आप उस 3 मीटर में से 0.3 को माइनस करोगे तो 2.7 मीटर को मैं यहाँ सब्सटीट्यूट करूंगी, और L/B तो मुझे पता है ये 3 to 5 के बीच में ले सकते हैं, 2 to 3 के बीच में लेके, तो एक टर्म दूसरे के टर्म में आप एक्सप्रेस कर लोगे तो आप लेंथ और विड्थ निकालोगे। बट जब डिजाइनिंग की बात आएगी, जब लास्ट में आपको लिखना रहता है ना कि हम लोग L इंटू बी इंटू एच हमारा कितना आया, उस केस में आप कैपिटल H लोगे, मतलब जो हाइट आपकी टोटल दी हुई थी क्वेश्चन में कि 3 मीटर के लिए डिजाइन करना था, तो यहाँ तो आप 3 मीटर ही लोगे, बट आखिरी में बताने के लिए कि एज ए सिविल इंजीनियर मैं इसको इतने बाय इतने के लिए डिजाइन कर रहा हूँ, बट एज फार एज कैलकुलेशन इज कंसर्न लेंथ और विड्थ के लिए आप वहां पर फ्रीबोर्ड को टोटल डेप्थ ऑफ द टैंक से हटाकर ही हाइट ऑफ द टैंक लोगे, ठीक है। अलग अलग बुक्स में वो टोटल भी लेके चलते हैं, ज्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता उससे, 0.3 मीटर्स 0.2 मीटर्स का इफेक्ट आता है, बट एज फार एज माइन इज कंसर्न, माई मेथड, मैं हाइट माइनस फ्रीबोर्ड ही लेती हूँ। बहुत सारे अलग अलग टीचर्स भी यही करते हैं, जहां से आपने देखा होगा या नेट के बहुत सारी बुक्स में भी सोर्सेज भी अगर आप देखोगे तो वो लोग भी जनरली हाइट, टोटल हाइट माइनस फ्रीबोर्ड करके ही डेप्थ ऑफ द टैंक लेते हैं और यहाँ पे लेंथ और विड्थ निकालते हैं, फाइन। तो ये टोटल पूरा प्रोसीजर है आपका जो आप डिजाइनिंग ऑफ सेप्टिक टैंक के लिए यूज करते हो। तो हम लोग इसके ऊपर क्वेश्चंस करेंगे, यू डोंट हैव टू वरी, बट उससे पहले ये स्टेप्स आपको क्लियर होने चाहिए। ये आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा जब हम अभी असाइनमेंट क्वेश्चंस करेंगे और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, ताकि जो भी बेसिक ट्विस्ट आते हैं वो आपके क्लियर हो जाए। तो ये तो मैंने बात कर ली सेप्टिक टैंक की। अब सेप्टिक टैंक में मैंने जैसे आपको बताया कि जो एफ्लुएंट होते हैं, जो सेप्टिक टैंक में एफ्लुएंट होते हैं, इनका जो बीओडी होता है वो बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बीओडी कंसंट्रेशन इसका बहुत ज़्यादा होता है, तो आप इसको ऑब्वियसली कहीं डिस्पोज करते हो, आप इसको नॉर्मल किसी एरिया में या किसी सी में डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ठीक है, बिकॉज इट इज़ हाईली पोल्यूटेड, इसका बीओडी कंटेंट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसी कारण से क्या करते हो, आप इसको सोक पिट्स या डिस्पर्शन ट्रेंचेस में, ठीक है, आप इसको डिस्पोज ऑफ कर देते हो, इस एफ्लुएंट्स को पास करा देते हो। तो क्या होता है, आप जब इसको पास कराते हो बी इट डिस्पर्शन ट्रेंचेस में या फिर सोक पिट्स में, तो आपको ये देखना है कि पर्कुलेशन रेट जो होता है सोक पिट्स या डिस्पर्शन ट्रेंच का वो ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, प्रॉपर होना चाहिए। क्या होना चाहिए, क्योंकि क्या होता है एफ्लुएंट्स को वो प्रॉपरली डिस्चार्ज कर दे। और बेसिकली एक चीज आपको और ध्यान रखनी है, आप उन एरियाज में एफ्लुएंट्स को डिस्चार्ज मत करिए जहां पर प्लांट्स या वेजिटेशंस ग्रो करती है,
बिकॉज क्या होता है, अगर आप अंडरग्राउंड भी अगर डिस्पोज ऑफ करते होते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे प्लांट्स के रूट्स तो अंडरग्राउंड ही रहते हैं, तो हम लोग अगर वो जिसका बीओडी कंसेंट्रेशन इतना हाई है उस एफ्लुएंट्स का प्लांट्स को अगर हम लोग खाते हैं तो ऑब्वियसली वील कैच, या उस एरिया के लोग अगर वो उस प्लांट्स को खाते हैं तो वो उस एरिया के लोग उस डिजीज से, कोई भी पर्टिकुलर डिजीज से, वाटर बॉर्न डिजीजेस से अफेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि जो वाटर होगा वो हाईली पोल्यूटेड और कंटामिनेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो अब इसके बाद क्योंकि आउटलेट की बात हो रही है, तो जब हमने सेप्टिक टैंक की बात कर ली है तो इसके आउटलेट को डिस्चार्ज करने के बारे में भी पढ़ना हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके बाद अब हम पढ़ते हैं सोक पिट्स के बारे में, डिस्पर्शन ट्रेंच के बारे में, और ये भी पता करते हैं कि सोक पिट्स कब यूज करना चाहिए और डिस्पर्शन ट्रेंच कब यूज करना चाहिए।